Good morning, everybody. This is Philip Ashok Solomon. My dear guys, actually, I have taken more time to come and appear before you on this platform. Today, actually, I am going to discuss a point which is very politically in our country. Now, this matter is also burning in Andhra Pradesh. If we are talking about the Indian constitutions, if we are talking about the current situation of the legislative council in India, in all episode we have to discuss what is happening there. तो आज का जो हमारा चर्चा है वो आज हम बात करेंगे कि जैसा कि हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह से मई 2019 में वहाँ के नए सीएम बनते हैं जगन मोहन रेड्डी जी, और जगन मोहन रेड्डी जी जैसे ही सीएम वहाँ के बनते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि अंततः 2019 में ही वहाँ की जो सरकार थी, नई जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव जिस काउंसिल जो कहते हैं, उसे कह सकते हैं विखंडन करने यानी डिफ्यूज़ करने की चर्चा करना चालू कर देती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हम विधान परिषद की चर्चा करते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, आखिर ऐसा क्या समस्या आ गया कि आंध्र प्रदेश की सरकार लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त करना चाहती है। अब ऐसा कोई पहली बार नहीं है। यदि हम इसकी इतिहास की बात करें तो आंध्र प्रदेश में तीसरा बार ऐसा आया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश एक बार अपनी मंत्री कह सकते हैं विधान परिषद को समाप्त किया, उसके बाद पुनः फिर उन्होंने प्रभाव में लाया, अगेन अभी समाप्त करने की चर्चा हो रही है। इससे बहुत सारे मैटर हैं। सबसे पहले यदि हम चर्चा करें तो इससे प्रॉफिट क्या होते हैं और लॉस क्या होते हैं, इसकी हम दोनों पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद हम भारत के संविधान हमें क्या कहता है, हमारी संसद क्या कहना चाहती है, ये सारे चीज़ों पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम फायदे की बात करें विधान परिषद की, तो एक्चुअली विधान परिषद की सबसे बड़ी ये फ़ायदा होता है कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो संवैधानिक विचार है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में है, वो हमारा बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब होता है, बाई मीन्स डबल, कैमरल मतलब हाउसेस, यानी हमारे यहाँ दो हाउसेस, दो सदनों के सम्मिश्रण से हमारा पार्लियामेंट चल रही है। जैसे हम केंद्र की बात करें, सेंटर की बात करें, तो वहाँ पर हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखते हैं एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक निचली सदन होता है, एक ऊपरी सदन होता है, एक हाउस ऑफ पीपल होता है, एक हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है। तो लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी जो नियुक्ति होता है वो हमारा डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, देश की जनता के द्वारा होता है। और जो हमारा राज्यसभा होती है उसकी जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति हमारा इनडायरेक्ट होता है, 6 साल के लिए होता है। प्रत्येक 2 साल पे 1/3 वहाँ के जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और ठीक यही जो कार्यकलाप होती है ये हमारा विधान परिषद में होता है, यानी लोकसभा इक्वल टू राज्य में हमारा होता है विधानसभा, और राज्यसभा इक्वल टू हमारा राज्य में होता है विधान परिषद। सबसे पहले बात जाने फायदा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो भी हमारा रूलिंग पार्टी होता है, तो रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी जब अच्छी होती है, तो मेजोरिटी अच्छी होने के कारण वो क्या करते हैं कि जिस तरह से लोकसभा में वो अपने बिल को फटाफट पारित करा लेते हैं, ठीक उसी तरह राज्य को लेकर के जब किसी भी प्रकार का बिल लेजिस्लेशन होता है, विधेयक आता है, बिल होता है, तो उससे भी क्या होती है कि जो मेजोरिटी में होते हैं जब, तो मेजोरिटी में होने के कारण वो बिल को पारित करा लेते हैं। लेकिन विधान परिषद होने से एक फ़ायदा क्या होती है कि वहाँ पर इस तरह की जो जल्दीबाजी में किए हुए कार्य होते हैं, वहाँ पर कह सकते एनालिटिकली, वहाँ पर आप कह सकते टिपिकल फॉर्म ऑफ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है उसको वहाँ पर सब अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद जो बिल पास होने वाला ठीक है, नहीं पास होने वाला उसको रोक ली जाती है। तो इससे एक फ़ायदा होती है कि जल्दीबाजी में किए गए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा एजेंडा जो तय की जाती है उस एजेंडा को हम कहीं ना कहीं पोस्टपोन भी कर देते हैं राज्यसभा में या कह सकते हैं विधान परिषद में। इससे पहले जो आंध्र प्रदेश की सरकार ने इससे पहले भी जब अपने विधान परिषद को भंग किया, समाप्त किया, तो इससे पहले भी उन्होंने इस पर तार्किक उत्तर दिया है। वो तार्किक उत्तर जो है वो कई मायने में सही है।
आज के यदि परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि वैसे नेता एमएलए जो विधानसभा के जो इलेक्शन होता है वो हार जाते हैं, और हार जाने के बाद वो चुनाव जब हार जाते हैं तो हारने के बाद क्या होता है कि वह दूसरे वे से जो हमारा विधान परिषद होता है, एक इनडायरेक्टली जहाँ पर सिलेक्शन होती है, चुनाव होती है, वहाँ पर वो दूसरे रास्ते से कर सकते हैं, विधान परिषद के सहारे कर सकते हैं, वहाँ पर वो पहुँचने की कोशिश करते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है, देखने को भी मिलता है कि वे विधान परिषद में पहुँच जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि असफल भी हो जाते हैं, लोकसभा विधानसभा में भी असफल होते हैं, विधान परिषद में भी असफल हो जाते हैं। दूसरी जो इसका मैटर होता है या फैक्टर होता है, वो कह सकते हैं कि तमाम जो बिल होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो बिल होते हैं, बिल पास कराने में, लागू कराने में जो विधान परिषद के कारण जो होती है बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा देर हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर यदि बाय द वे किसी भी प्रकार के बिल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ पर यदि ओपोजिशन आपकी खास तौर पे या अलायंस जिनकी चल रही ओपोजिशन में, वो यदि आपसे मजबूत पड़ गए तो जो एक महत्वपूर्ण भी बिल होता है उस महत्वपूर्ण बिल को भी हम देखते हैं वहाँ पर डिले कर दी जाती है। तो एक समस्या एक क्रिएट होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी ऐसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें तो उनकी कार्यकलाप तो हैं नहीं जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना सके, लेकिन जो हमारे देश के और ख़ास तौर पे राज्य के जो हमारा फाइनेंशियल एक बर्डन होता है, जिसको हम कहते हैं वित्तीय जो हमारा बोझ होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा वित्तीय बोझ होता है, फाइनेंशियल जो हमारा बोझ होता है, वो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि विधान परिषद के कारण हमारा बढ़ जाता है। और हम कह सकते हैं कि फालतू के विधान परिषद में हमारा इतना इन्वेस्टमेंट होता है, खर्च हो जाता है। अब हम बात करेंगे मुद्दे की। जैसा कि अब जब हम देखेंगे जगन मोहन रेड्डी जी मई 2019 में जब वहाँ सीएमओ बनते हैं, जब उनकी सरकार वहाँ पर बनती है, तो बनने के बाद ही उन्होंने सबसे पहले हमने देखा क्या कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के 3 राज्यों का गठन 3 राजधानियों का उन्होंने गठन कर दिया। पहला उन्होंने कार्यकारी राजधानी बनाया, यानी फंक्शनिंग राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया, जिसका राजधानी था विशाखापत्तनम। दूसरा जो था वो लेजिस्लेटिव था, लेजिस्लेशन से रिलेटेड विधेयक से था, या कह सकते विधायी कार्य का था। तो विधायी की जो राजधानी आती उसको उन्होंने अमरावती में बनाया। और तीसरी जो उनकी राजधानी थी वो जुडिशियरी से रिलेटेड है, जिसको आप न्यायिक बोल सकते हैं। तो न्यायिक की जो राजधानी थी उन्होंने कुर्नूल को बनाया। 2019 की सारी बात है। और ख़ास तौर पे जब उन्होंने विधान परिषद को समाप्त करने की बात की है, तो जब इस पे इलेक्शन होता है तो ये बात है 27 जनवरी 2020 का। 27 जनवरी 2020 का जब वहाँ पर इलेक्शन होता है तो 176 वोट में से 133 वोट जो होता है फेवर में होता है कि हाँ भैया विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए। यानी 133 जो था पक्ष में आती है, सरकार के पक्ष में आती है। अब हम बात करेंगे कि भारत के संविधान क्या कहता है। भारत के संविधान के भाग 6 पार्ट 6 का आर्टिकल 168 से लेकर के 212 तक, यानी अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक भारत के संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य विधानमंडल जहाँ पर दोनों होंगे, दोनों सदन होंगे, विधान परिषद भी होंगे और विधान सभा भी होंगे, के इस्टेब्लिशमेंट यानी गठन, उनकी कार्यकाल यानी पीरियड, उनकी अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, उनकी इलेक्शन यानी चुनाव, तथा उनके पास बहुत सारे ऐसे ऑटोनोमस अथॉरिटी जिसे विशेषाधिकार कहते हैं, तथा उनकी शक्तियों की व्याख्या वहाँ पर की गई है। एक्चुअली विधान परिषद जो होता है वो हमारा उच्च सदन कहलाता है। किसी भी विधानमंडल का उच्च सदन जो होता है वो हमारा विधान परिषद होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ संसद का जो उच्च सदन है वह हमारा राज्यसभा कहलाता है। और इस आधार पर आप देख सकते हैं कि जो राज्य के विधान मंडल होते हैं, तो राज्य के विधान मंडल के खासतौर पे विधान परिषद जो होता है एक अस्थायी अंग होता है। इसे कभी भी नष्ट या इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। सबसे पहली ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात हम यदि बात करते हैं
तो जैसा कि हमने देखा कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो भारत के एक राज्य था, उसे भी सरकार ने वहाँ के 370 जो आर्टिकल थे उसको समाप्त करके उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना देती है। तो जम्मू कश्मीर जब भारत में एक राज्य था, उस समय तक यदि देखा जाए तो भारत में टोटल ऐसे 7 राज्य थे जहाँ पर विधान परिषद थी। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दी जाती है, उस समय के बाद देखा जाता है कि भारत में मुख्य रूप से 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद हैं। उस आधार पर देखेंगे जैसे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में अभी 58 सीट हैं, बिहार में 58 सीट हैं। यदि हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में 75 सीट है। आप महाराष्ट्र की बात कीजिए तो महाराष्ट्र में 78 सीट है, तेलंगाना में 40 सीट है और उत्तर प्रदेश में 100 सीट है, यानी सबसे ज़्यादा। और इसकी अब बात एक और होता है, विधान परिषद गठन करने के एक और रीजन कारण होते हैं, जनसंख्या की दृष्टि को देखते हुए, भौगोलिक क्षेत्रों के दृष्टि को देखते हुए, ये क्षेत्र को देखते हुए जहाँ पर उस देश की या उस राज्य की जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम में विधेयक के साथ उनको संलग्न करने का भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इस आधार पर आप देखिए कि भारत के संविधान के आर्टिकल 169, 171 का 1 और 171 का 2, ये 3 जो हमारा आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है, इसमें मुख्य रूप से विधान परिषद के गठन तथा उनकी जो स्ट्रक्चर तैयार होती है यानी संरचना, इसके बारे में इसमें मुख्य रूप से मेंशन किया गया है यानी उल्लेख किया गया है। यदि आप आर्टिकल 169 को देखिएगा तो आर्टिकल 169 जो है वो बताता है कि राज्यों की जो विधान परिषद है, राज्यों की विधान परिषद के गठन तथा उसकी जो विघटन होती है, उसका विघटन का जो विधानसभा में जो विशेष बहुमत होता है वह मुख्य रूप से चाहे उनकी गठन की बात करें विधान परिषद की, चाहे विघटन की बात करें, इसका कुल विधानसभा की जो विशेष बहुमत है उसका 2/3 बहुमत से उसे पारित होना अनिवार्य है, सबसे पहली। दूसरी बात कि जो विधान परिषद से जो पारित जो विधेयक होते हैं, यदि संसद के दोनों सदनों में बहुमत से यदि वो पास हो जाता है तब इस विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए यानी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए इसे भेज दी जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रपति के जैसे ही इस पर सिग्नेचर हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाने के बाद इस विधेयक को विधान परिषद का गठन या विघटन, यानी गठन भी हो सकता है विघटन भी हो सकता है, को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाता है। इस आधार पर हम देखेंगे कि इससे पहले जैसा कि अभी हम बात करें, जैसे 2020 में अभी जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा जो विधेयक लाया गया है विधान परिषद को समाप्त करने हेतु, इससे पहले यदि हम देखें तो राज्यों के सुझावों के आधार पर इस तरह के राज्य इस राज्यों से संबंधित है, मुख्य रूप से वैसे राज्य जो अपने मंत्री परिषद को समाप्त करना चाहते थे, ऐसे राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। तो इससे पहले देखा गया है कि उनकी सहमति, संबंधित राज्यों की सहमति के आधार पर यह देखा गया कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपने यहाँ से मंत्री परिषद को विधान परिषद को उन्होंने समाप्त कर दिया। जैसे कि 1969 में 1969 की बात करें तो 1969 में पंजाब तथा पश्चिम बंगाल। यदि हम बात करते हैं 1985 में तो 1985 में 1985 में आंध्र प्रदेश, 1986 में तमिलनाडु। ये ऐसे मुख्य रूप से 4 ऐसे राज्य रहे जो राज्य की जो विधान परिषद थी उसको विघटन कर दिया था। और इस प्रक्रिया के दौरान हम कह सकते हैं संविधान में जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो बदलाव को देखने को मिलता है, या कह सकते हैं परिवर्तन जो देखने को मिलता है, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की जो बात करती है, एक्चुअली उसका इसमें किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता, या कह सकते हैं संविधान में इसकी कोई खास तौर पे जो हमारा 368 की जो मान्यता है वह मान्यता इसमें कहीं भी संलग्न नहीं होता।
पहली बात। अब हम बात करें कि आंध्र प्रदेश का इसके पहले जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा, कभी विधान परिषद को उन्होंने जोड़ा, अपने विधान परिषद को हटाया, रीजन्स क्या हुए, कब कब ऐसा कार्य हुए, उसमें हम चर्चा कर देते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इतिहास की बात करते हैं, विधान परिषद की इतिहास की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं विधान परिषद की जो इतिहास है आंध्र प्रदेश की, उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला विधान खासतौर पे आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वो लैंग्वेज के आधार पर हुआ था 1956 1956 में। और जब 1956 में आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर इसकी जो गठन की गई, तो उस समय देखा गया गठन होने के बाद जो वहाँ की राज्य की सरकार थी, उन्होंने विधान परिषद के गठन का और गठन को लेकर के उन्होंने एक प्रपोजल लाया और उस प्रपोजल को उन्होंने पारित भी कराया। और पारित कराने के बाद अंततः जुलाई 1968 में 1968 की बात है, जुलाई 1968 को राज्य में 90 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। उस समय यदि हम बात करते हैं 1968 में, तो उस समय यहाँ पर खासतौर पे विधान परिषद जो थी आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर सदस्यों की संख्या 90 थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1984 में 1984 में फिर आंध्र प्रदेश की जो सरकार थी उन्होंने इसे भंग कराने के लिए प्रस्ताव लाया। और भंग कराने के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव को उन्होंने संसद के सहमति को लेकर के 31 मई 1985 को उनको खासतौर पे भारत के संसद से उनको प्रस्ताव पारित हो जाता है, या कह सकते सहमति मिल जाती है। और सहमति मिलने के बाद अंततः आंध्र प्रदेश की जो विधान परिषद थी वो भंग हो जाती है। फिर क्या होता है कि 22 जनवरी 1990 की बात है। 22 जनवरी 1990 में आंध्र प्रदेश में एक नया सरकार बनती है और वो नया सरकार बनते ही उन्होंने पुनः विधान परिषद गठन के लिए उन्होंने प्रस्ताव लाया, प्रपोजल को लाया। और इस प्रपोजल को जो नई सरकार थी उन्होंने क्या किया, संसद में इस प्रस्ताव को उन्होंने डाल दिया, पहुंचाया। और यह प्रस्ताव लंबा समय तक कह सकते संसद के सामने इनएक्टिव रहा, या कह सकते ऐसे लंबित पड़ा रहा। उसमें किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं कोई मैटर नहीं लिए जा रहे थे। लेकिन अंततः जब वो लंबित पड़े हुए थे, सरकार आते गए जाते गए, 90 की बात थी। फिर अंततः क्या हुआ कि 2004 की हम बात करें, जुलाई 2004 में क्या हुआ कि फिर एक सरकार आती है और वह सरकार अगेन दोबारा मंत्री परिषद का गठन को लेकर के उन्होंने एक नया फिर प्रस्ताव को लाता है। और इस प्रस्ताव को उन्होंने 10 जनवरी 2007 को संसद के पास रख देता है कि संसद की सहमति मिल सके, अप्रूवल मिल सके, बाय विच वी कैन बिल्ड आवर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस आधार पे अंततः हम कह सकते हैं कि 30 मार्च 2007 को संसद की सहमति मिल जाती है। और संसद की सहमति मिलने के बाद फिर वहाँ पर विधान परिषद का गठन होता है, जहाँ पर जो 90 पहले जो सीट था वह 90 सीट से घट करके 58 सीट पर वहाँ पर हो जाता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा। तो उस समय से 58 हो गया। अब होता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है इसकी गठन कैसे होता है, यानी इसमें कंपोजिशन क्या होते हैं। तो यदि आर्टिकल 171 को देखिएगा आप, तो इसमें देखिएगा कि जो विधान परिषद होते हैं, तो विधान परिषद के जो कुल सदस्य होते हैं उनकी जो संख्या होता है, राज्य विधानसभा जो होता है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का सबसे पहले 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यदि सदस्यों की संख्या की बात करें तो 40 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय जब जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था तो ये देखने को मिला कि वहाँ पर अपवाद में कह सकते हैं 40 से कम था, यानी 36 सीट थी, 36 सीट थी। इसके और एक कंपोजिशन में देखेंगे, इसकी जो पीरियड होता है वह 6 ईयर्स का होता है और प्रत्येक 2 साल पे 1/3 जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, जिस तरह से हमारे राज्यसभा में होता है। उसके बाद ये जो हमारा सदन है, एक अस्थायी सदन है तथा इसकी जो चुनाव होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो हमारा एलसी होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, विधान परिषद, इसकी गठन की कुछ प्रोसेस भी आप जान जाइए। प्रोसेस में आर्टिकल 171 को देखिएगा तो इसमें सबसे पहला जो 1/3 जो सदस्य होते हैं वह 1/3 सदस्य राज्य की नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड
या कह सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से इनको इलेक्ट किया जाता है यानी चुनाव किया जाता है। दूसरा, 1/3 जो सदस्य होंगे उनका जो चुनाव होगा वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद 1/12 112 ऐसे व्यक्तियों का चुनाव होगा या उनको चुना जाएगा जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बैचलर कर सकते हैं कि डिग्री उन्होंने प्राप्त कर लिया हो और उस विधानसभा क्षेत्र का वो एक मतदाता हो। वैसे लोगों की इसमें सिलेक्शंस की जा सकती है। 1/12 यानी 1/12 जो सदस्य होंगे उनके जो होगा अध्यापकों के द्वारा यानी शिक्षकों के द्वारा, या कह सकते हैं तो शिक्षकों के द्वारा जो उनकी नियुक्ति होगी या निर्वाचित होगी किया जा सकता है जो 3 साल से हायर एजुकेशन या हायर सेकेंडरी स्कूल या कह सकते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो अध्यापन कर रहे हों, वैसे इंसान को इसमें सम्मिलित किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और मुख्य रूप से इसमें 1/6 यानी 1/6 जो इसके सदस्य होते हैं वो राज्य के, वो पार्टिकुलर राज्य के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा उनको मनोनीत किया जाता है। और मनोनीत की जाती है वैसे व्यक्ति को जो चाहे हमारा लिटरेचर हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, साइंस, सोसाइटी, सोशल एक्टिविटी, सोशल सर्विसेज, ये सारे में यदि उनके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है या कह सकते हैं उनके पास बिहेवियरल कुछ एक्सपीरियंस है, तो वैसे लोगों को 1/6 लोगों को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा उनको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। और इनकी जो नियुक्ति होती है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर सबसे पहला उनकी एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा यानी हर मेंबर्स का एक उनका वोट का अधिकार या वोट का कह सकते कैपेसिटी होता है। इसको लेकर के कुछ हमारा क्वालिफिकेशन भी भारत के संविधान ने निश्चित किया है और उस क्वालिफिकेशन में सबसे पहला वैसे व्यक्ति को चुनाव होनी चाहिए, वैसे व्यक्ति इसमें आ सकते हैं जो सबसे पहले भारत के एक नागरिक होगा। दूसरी बात, उनका कम से कम 30 साल एज होना चाहिए। चौथी बात, वो मेंटली और फिजिकली वो फिट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और चौथा, वोटर लिस्ट जिस इलाका से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिस क्षेत्र से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र के जो मतदाता सूची है यानी वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों को इसमें योग्यता दी जाती है। तो ओवरऑल जो हमने डिस्कशन किया वह मंत्री खासतौर पे विधान परिषद की चर्चा किया। ये जो होगा खासतौर पे आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होगा, बीपीएससी के जो मेंस देंगे उनके लिए प्रश्न आ सकता है कि आप क्रिटिकली इसको आइडेंटिफाई करें कि व्हाई लेजिस्लेटिव काउंसिल इज गोइंग टू बी एराडिकेटेड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। तो उस स्थिति में आप इसको सही और गलत भी बता सकते हैं। सही क्या इससे फ़ायदा होगी, गलत क्या फ़ायदा होगी, इसमें आप आलोचना के फॉर्म में बता सकते हैं। इसके साथ फिर मैं कुछ दूसरे एपिसोड के साथ अगेन मिलता हूँ। अब कंटिन्यू आपके साथ मिलते रहूँगा। इसी के साथ बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।